नमस्कार दोस्तों, एलडी यादव क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 म्यूजिक टीचर वैकेंसी से संबंधित कुछ संगीत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि तबले में संगत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त है। तो तबले में संगत सम्राट की पदवी जो है किनको प्राप्त है, तो इसका उत्तर होगा हबीबुद्दीन। क्या होगा? हबीबुद्दीन होगा। इसका उत्तर क्या होगा? तो हबीबुद्दीन होगा। तबले में संगत सम्राट की पदवी हबीबुद्दीन को प्राप्त थी। दिल्ली और अजराड़ा की वादन शैली में निपुण उस्ताद अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन लखनऊ में संगत सम्राट की उपाधि मिली। इनको एक उपाधि मिली थी। क्या मिली थी? तो इनकी उपाधि क्या मिली थी? तो संगत सम्राट की उपाधि मिली थी। संगत सम्राट की उपाधि मिली थी। किनको? तो हबीबुद्दीन को। अगला प्रश्न है कि संगत सम्राट की उपाधि किनको मिली थी। प्रश्न आ ही गया। तो संगत सम्राट की उपाधि जो मिली थी हबीबुद्दीन को मिली थी। अगला प्रश्न है कि पंडित कंठे महाराज के शिष्य का क्या नाम था। तो पंडित कंठे महाराज का शिष्य का नाम था क्या नाम था? तो किशन महाराज नाम था। और किशन महाराज का एक लड़के हैं, उनका नाम है पंडित पूरन महाराज। पंडित पूरन महाराज जो अभी हैं बनारस में। अगला प्रश्न है कि नाना शाह पानके किस वाद से संबंधित थे। तो नाना शाह पानके जो थे किस वाद से संबंधित थे। अच्छा, ये अभी इसमें और समझाना था कि पंडित कंठे महाराज के शिष्य के जो थे कि पंडित किशन महाराज थे, और इनके किशन महाराज के लड़का पंडित पूरन महाराज थे। इनका जन्म जो हुआ था बनारस घराने में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म हुआ था बनारस घराने में। बनारस घराने में जन्म हुआ था पंडित किशन महाराज की। और इनका शिष्य एक बड़ा परिवार है शिष्यों का। उनमें से इनके भतीजे पद्मश्री किशन महाराज एवं शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ शारदा शाह है। ये कंठे महाराज के जो भतीजे थे उनका नाम था क्या? तो उनका नाम किशन महाराज था। एवं शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ शारदा सहाय, आशुतोष भट्टाचार्य, नाटू बाबू एवं पौत्र पूरन महाराज। जो अभी हम बताए हैं, इनका पौत्र कौन थे कंठे महाराज के? तो पूरन महाराज थे। अगला प्रश्न है कि नाना शाह पानसे जो है क्या बजाते थे, कौन सा वाद्य बजाते थे। तो ये मृदंग बजाते थे। क्या बजाते थे? मृदंग बजाते थे। अब इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि नाना साहब पानसे मृदंगवाद में संबंधित है। मृदंगवाद के क्षेत्र में एक इतिहास का निर्माता, विशाल शिष्यों के समूह एवं वादन में मौलिक कृतियों और रचनाओं के शिल्पी नाना शाह पानसे का नाम भारतीय संगीत के इतिहास में सदा अमर रहेगा। आगे प्रश्न है कि किशन महाराज किस घराने के बाज बजाते थे। किशन महाराज जो थे वो किस घराने के बाज बजाते थे। तो किशन महाराज बनारस घराने के बाज बजाते थे। क्या बजाते थे? बनारस घराने के। किशन महाराज किनके शिष्य थे? तो कंठे महाराज का शिष्य थे, कंठे महाराज के। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है कि पागलदास क्या बजाते थे। पागलदास क्या बजाते थे? तो पागलदास पखावज बजाते थे। पागलदास पखावज बजाते थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था राशंकर, पागलदास का। और इनका उपनाम था स्वामी पागलदास। इनका उपनाम क्या था? स्वामी पागलदास था। और पखावज वादक का जन्म 15 अगस्त 1920 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद के ग्राम मंझौली में हुआ था। किनका जन्म? तो पागलदास का। अगला प्रश्न है कि पागलदास का जन्म कब हुआ था? तो पागलदास का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1920 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो देवरिया जनपद के ग्राम मंझौली में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि वाद में तरब लगाने का क्या उद्देश्य है? वाद में तरब लगाने का क्या उद्देश्य है? वाद में तरब लगाने का एक ही उद्देश्य होता है कि इससे स्वर में आंस बढ़ता है। क्या होता है? स्वर में आंस बढ़ता है। अच्छे सितारों में पर्दे के नीचे कुछ पतले तार होते हैं, जिसके लिए अलग अलग छोटी खूंटियाँ तथा एक छोटा सा घुड़च होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? तरब के तार कहते हैं। इन तारों से स्वर देर तक गूंजता है। अगला प्रश्न है कि चक्रधार तिहाई में समान मात्राओं में कितने बोल होते हैं? तो चक्रधार तिहाई में समान मात्राओं में 3 बोल होते हैं। कितने होते हैं? 3 बोल होते हैं। जिस प्रकार किसी छोटे से बोल को पूरा पूरा 3 बार प्रस्तुत करना तिहाई कहलाता है, ठीक उसी प्रकार जब किसी छोटी सी तिहाई को पूरा पूरा 3 बार प्रस्तुत किया जाए तो उसे चक्रधार तिहाई कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रेला किस वाद से संबंधित है? तो रेला जो है ये तबलावाद से संबंधित है। किससे है? तबलावाद से संबंधित है। अब इसके बारे में कुछ समझते हैं कि रेला यूं तो तबला का एक प्रमुख बोल है, जिसका वादन कलाकार वादन की खूबसूरती और तैयारी दिखाने के लिए करते हैं। रेला भी मूलतः कायदे की तरह का ही एक छोटा बोल होता है, लेकिन इसके वर्ण अपेक्षाकृत छोटे, अधिक कर्णप्रिय, मधुर और तेज लय में बजने वाले होते हैं। क्या होते हैं? तेज लय में बजने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है कि ठाई की तिहाई को क्या कहते हैं? तो ठाई के तिहाई को हम क्या कहते हैं? चक्रधार तिहाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रधार तिहाई कहते हैं। इनमें एक बोल समूह को बिना किसी परिवर्तन के 3 बार बजाया जाता है। चक्रधार तिहाई में क्या होता है कि एक बोल समूह को बिना किसी परिवर्तन के 3 बार बिना किसी परिवर्तन के 3 बार बजाया जाता है। कितने बार? 3 बार बजाया जाता है। और इनका अंतिम धा सम पर या किसी निश्चित स्थान पर आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर हम जो ऑप्शन के साथ साथ जो आप लोग को थ्योरी बता रहे हैं, अगर ध्यान से आप सुनिएगा तो एक ही प्रश्न में 4-5 प्रश्न और बन जाएंगे। जोड़ आलाप कहाँ बजाए जाते हैं? तो जोड़ आलाप जो होता है ये कहाँ बजाया जाता है? तो विलंबित लय में विस्तार करने को कहते हैं। क्या कहते हैं? जोड़ आलाप को कहाँ बजाया जाता है? इनमें से कोई नहीं होगा इसमें, इसलिए होगा कि ये आलाप के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को कहा जाता है। आलाप का अर्थ है बदल बदल कर बढ़ना। आलाप के शुरू मध्य लय में जोड़ झाला सुनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे?
तो पंडित बलराम पाठक जो थे वो सितार बजाते थे। क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। अब प्रश्न बनेगा कि पंडित बलराम पाठक को भारत में किस संगीत से महान सितार वादकों में एक माना जाता है? तो उत्तर भारतीय संगीत से सबसे महान सितार वादकों में से एक माना जाता है। अब आ जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 5 नवंबर 1926 को हुआ था। 5 नवंबर 1926 को कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी में हुआ था, बलिया में, यूपी बलिया में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पंडित बलराम पाठक का जन्म कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1926 को यूपी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पंडित बलराम पाठक का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। अगला प्रश्न है कि शरण रानी क्या बजाती थी? तो शरण रानी जो बजाती थी, क्या बजाती थी? तो शरद रानी सरोद बजाती थी। अब शरद रानी के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि शरद रानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादक थी। वे प्रथम महिला थी जिन्होंने सरोद जैसे मर्दाना सार को संपूर्ण ऊंचाई प्रदान की। यानी शरण रानी जो थी ये प्रथम महिला थी जो मर्दाना तार को संपूर्ण ऊंचाई प्रदान की। इसी कारण उन्हें प्रशंसक ने उन्हें क्या नाम दिया? सरोद रानी दिया। क्या नाम दिया? सरोद रानी उनका नाम दिया। कौन? उनकी प्रशंसक। उन्होंने पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किनको? तो शरण रानी को। अगला प्रश्न है कि सरोद रानी के नाम से किसे जाना जाता है? अभी क्वेश्चन नंबर 16 में बताए हैं कि सरोद रानी के नाम से जाना जाता है, शरण रानी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि धा ती नाड़ा किस वाद का बोल है? तो धा ती नाड़ा जो है वो नकारा नाद की बोल है। किसकी है? नकारा वाद की बोल है। अब इसके बारे में जानेंगे नकारावाद की। यह उत्तर भारतीय संगीत का एक अत्यंत प्रतिष्ठित औनधवाद है। औनधवाद के मतलब औनधवाद, औनध, औनधवाद। औनधवाद जो होता है चमड़े से बना हुआ वाद को हम क्या कहते हैं? औनधवाद कहते हैं। और जो हवा से वाद बजता है उसे वायुवाद कहते हैं। जो धातु का वाद होता है उसे घनवाद कहते हैं। और जो तार का वाद होता है उसे तत्वाद कहते हैं। तो नकारा के बारे में जानेंगे। यह उत्तर भारतीय संगीत का एक अत्यंत प्रतिष्ठित औनधवाद है। भारत में जब तक ध्रुपद गायन का प्रचलन था पखावज का खूब प्रयोग हुआ, परंतु जब से ध्रुपद का स्थान पर ख्याल गायन शैली का प्रचार हुआ पखावज का प्रचार घटने लगा। नकारा का प्रयोग अब किसमें होता है? तो नकारा का प्रयोग होता है नटवरी नृत्य में होता है। नटवरी नृत्य में होता है नकारा का प्रयोग, नटवरी नृत्य में अब होता है। अगला प्रश्न है कि वीजी जोग क्या बजाते थे? तो वीजी जोग जो थे वो क्या बजाते थे? तो वीजी जोग बजाते थे, वायलिन बजाते थे। क्या बजाते थे? वायलिन बजाते थे। अब इनके बारे में थोड़ा हम समझेंगे कि इनका पूरा नाम क्या था। इनका पूरा नाम था विष्णु गोविंद जोग। इनका पूरा नाम था विष्णु गोविंद जोग, जिन्हें बीजी जोग के नाम से जानते हैं। 22 फरवरी 1922 से 31 जनवरी 2004 के नाम से जाने लगे।
वह 20वीं शताब्दी में हिंदुस्तानी संगीत परंपरा में वायलिन के सबसे प्रमुख प्रतिवादक थे। कौन थे? तो बीजी जोग। अगला प्रश्न है कि भरत ने ग्राम की कितनी संख्या मानी है? भरत ने ग्राम की कितनी संख्या मानी है? तो भरत ने ग्राम की 2 संख्या मानी है।